मनोहर पेड़ के नीचे बैठा ये सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना चाहिए, नहीं तो निशा अकेले घर को कैसे संभालेगी। मनोहर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़ता है। वह कुछ दूर तक चला ही था कि जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या हमारे दुख आपको कम लग रहे थे, तो ये फिर से बारिश शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर गांव में मनोहर और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सुरेश और छोटा भाई मनोहर था। पिता की मृत्यु के पश्चात उन दोनों भाइयों में विवाद हो गया, जिसके कारण वे अलग अलग घर में रहने लगे। छोटा भाई मनोहर ईमानदार और सरल स्वभाव का था, जिसके दो बच्चे भी थे। लेकिन बड़ा भाई सुरेश एकदम घमंडी और क्रूर स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी लड़ाकू थी, जिसके कारण बड़े भाई और उसकी पत्नी ने मनोहर के सीधे होने का फायदा उठाकर अपनी चतुराई से अच्छा घर और ज्यादा संपत्ति ले ली और अच्छे से रहने लगे। परंतु इधर मनोहर को छोटा घर और पहाड़ी के पास वाली कुछ खेत की जमीन मिली। इसी तरह समय बीत रहा था। फिर एक दिन मनोहर की पत्नी निशा कहती है, सुनिए जी, इस बार सभी गांव वालों ने अपने अपने खेतों में फसल लगा दी है, केवल हमारा खेत ही बचा। हम भी आज जाकर खेत में गेहूं की फसल लगाकर आते हैं। अच्छा ठीक है भाग्यवान, आज खेत में फसल लगाकर ही आते हैं। फिर क्या था, फिर वे दोनों अपने खेत की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों अपने खेत पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर खेत में फसल लगाने के लिए खेत में काम करने लगते हैं। शाम तक वो दोनों खेत में गेहूं की फसल लगा देते हैं और उसके बाद वे दोनों घर वापस आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में मनोहर के खेत में गेहूं की फसल लहराती नजर आती है, जिसे देखकर मनोहर बहुत ही खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हो रही है। मैं क्या सोच रहा था कि इस बार फसल बेचकर अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेज सकेंगे और अपने घर की मरम्मत भी करा लेंगे। इस तरह से वो दोनों मन ही मन बहुत खुश होते और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते। पर किसे पता था कि उनकी ये खुशी दुख में बदलने वाली थी। फिर क्या था, उसी रात भयंकर तूफान और बारिश होने लगी। पूरी रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी तरह ये बारिश 2 दिनों तक लगातार होती रही और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मनोहर की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। मनोहर बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से बोला, हे भगवान, ये तूने क्या किया? सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? सुनिए जी, अब हम इस वर्ष का अपना खर्चा कैसे करेंगे और बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? तुम चिंता मत करो निशा, मैं जिम्मेदार से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। जब अगली बार फसल होगी तब वापस कर देंगे। अगली सुबह मनोहर जमींदार के घर की ओर चल देता है। जमींदार, जो कि स्वभाव से बहुत कठोर था, अपने नौकर पर चिल्ला रहा था।
मनोहर अपने गांव के जमींदार के पास जाता है और उनसे कहता है, जिमीदार साहब, आप तो जानते ही हैं कि मेरे खेत की सारी फसल बारिश के कारण नष्ट हो गई है, जिसके कारण मुझे भारी नुकसान हुआ है। अरे मनोहर, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मालिक, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर का खर्चा चला लेता और अगली बार फसल आने पर आपके पैसे सूद सहित लौटा देता। अरे नहीं मनोहर, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता भाई। और वैसे भी तू तो इतना गरीब है, तू मेरे पैसे कैसे चुका पाएगा? मालिक, मैं तो आपके पास कुछ मदद के लिए आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही बेइज्जत कर रहे हो। ऐसा मत करो जिमीदार साहब, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगा? मनोहर के इतना कहने के बाद भी जमींदार उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा मनोहर दुखी मन से वहाँ से वापस चला आता है। मनोहर दिन भर इधर उधर काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। निशा को बोलकर आया था कि पैसे का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो कुछ नहीं हो पा रहा। पैसे तो छोड़ो, शाम के खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाया। मनोहर पेड़ के नीचे बैठा ये सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना चाहिए, नहीं तो निशा अकेले घर को कैसे संभालेगी। मनोहर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़ता है। वह कुछ दूर तक चला ही था कि जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या हमारे दुख आपको कम लग रहे थे, तो ये फिर से बारिश शुरू कर दी। धीरे धीरे खूब पानी बरस चुका था और बारिश लगातार पड़ती रहती है, जिसके कारण मनोहर एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। हे भगवान, एक तो ये इतनी ठंडी, ऊपर से इतनी तेज बारिश, मेरे तो हाथ पैर भी सुन्न होने लगे। मनोहर काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चल मनोहर, इस बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना रुके। इतना कहकर मनोहर तेज बारिश में ही घर की ओर चल देता है। वो रास्ते में देखता है कि तेज बारिश के कारण पेड़ पौधे और छोटे घर पानी में बह रहे होते हैं। फिर मनोहर को अपने घर चिंता होने लगती है। बेचारा मनोहर जैसे तैसे करके अपने घर को पहुंच जाता है, लेकिन वो जो देखता है तो उसकी होश उड़ जाती है। उसके घर में पानी टपकने की वजह से घर में पानी भरा हुआ था। निशा, तुम ठीक हो? बच्चे ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं, लेकिन तुम देख रहे हो ना घर की हालत कैसी हो गई है। अब हम आज रात कहाँ बिताएंगे? माँ, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उस रात जैसे तैसे करके वो रात बिताते हैं। फिर अगले दिन मनोहर कुछ लकड़ियाँ और खाने पीने के सामान का बंदोबस्त करता है। उन लकड़ियों से मनोहर आग जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का होना कुछ दिनों तक जारी रहता है। रोज रोज रात उन बेचारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता। एक दिन वो घर के बाहर खड़े थे, तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, ऐसा कब तक चलेगा? ये रोज रोज बारिश का पानी घर से कब तक निकालना पड़ेगा? और वैसे भी हमारा घर तो पहले से ही कमजोर है। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, कोई रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। देखते ही देखते मनोहर का घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब हम कहाँ जाएंगे?
अजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। हम सब बाहर हैं, अगर हम अंदर होते तो हमारा क्या होता। हाँ निशा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ? इतनी ठंड और बारिश में भीग कर तो हम बीमार हो जाएंगे। अजी, कम से कम आज रात के लिए तो सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। कल का कल देखेंगे। और वो रमेश भैया हैं ना, आपके दोस्त, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, रमेश हमारी मदद ज़रूर करेगा। चलो हम सब उसके घर चलते हैं। वो दोनों अपने बच्चों को लेकर रमेश के घर की ओर चलते हैं। कुछ देर में वो रमेश के घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे यार, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को ये कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तो पता चलेगा ना। अरे भाग्यवान, तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम चुपचाप गर्मा गर्म पकोड़े बनाओ, मैं जाकर देखता हूँ। फिर रमेश दरवाजा खोलने के लिए आता है और कहता है, अरे मनोहर, तू यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है रमेश भाई, इतनी तेज़ बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग, इसलिए बीवी बच्चों को लेकर तेरे घर आ गया। क्या आज की रात हम तेरे घर रुक सकते हैं? देख भाई मनोहर, यारी दोस्ती अपनी जगह ठीक है। अगर मैं तुझे रख भी लूँ तो भाभी नहीं मानेंगी। वैसे भी पूरा परिवार एक साथ माफ करवाई मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है रमेश? मैंने भी तो तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। मनोहर कुछ और बोल पाता उससे पहले ही रमेश ने दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी, पकोड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो मनोहर और उसका परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए वो यहाँ रुकने आया था। मैंने तो मना कर दिया। अजी, मनोहर तो आपका दोस्त है ना, और उन्होंने तो आपकी कितनी बार मदद की है। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हर किसी को रख लूं? और वैसे भी अब कैसा दोस्त? अब उसके पास ना कोई घर रहा ना कुछ और, तो वो मेरे किसी काम का नहीं। दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फ़ायदा हो। भगवान से तो डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये बड़े बोल आप पर भारी पड़ जाएं। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो पकोड़े खाओ। उधर रमेश पकोड़ों के मजे ले रहा था और इधर उसके दोस्त मनोहर का परिवार तेज बारिश में भीग रहा था। अजी, तुम तो बड़ा मेरा दोस्त कहकर उस पर अपनी जान लुटाते थे ना, और उसने तो अपने घर में आपको एक रात रुकने नहीं दिया। अरे भाग्यवान, यही तो बात है, बुरे वक्त में ही तो पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मुझे रमेश से ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अजी, मुन्नी को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करेंगे जी? आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं, अब एक भाई हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। वो सभी मुखिया जी के घर की ओर चलने लगते हैं। जैसे तैसे करके वे सभी मुखिया जी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। हाँ भाई मनोहर, क्या हुआ? इतनी रात गए, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? मुखिया जी, वो बारिश में मेरा सारा घर टूट गया, मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आज रात
मुझे अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करोगे और कौन करेगा भला। अरे मुखिया हूँ तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है जो यहाँ कोई भी ऐरा गैरा आकर घुस जाएगा। अब तू चुपचाप यहाँ से जा रहा है या मैं तुझे धक्के मार के निकलवा दूँ? मुखिया ने उनकी एक न सुनी और उन्हें वहां से धक्के मार के हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो किसी रिश्तेदार का तो कभी किसी दोस्त का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। थक हार के वो बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा ही दिया लोगों ने कि कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। वह हमारी मदद जरूर करेगा। हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे और जिन लोगों ने हमें आंखें दिखाई हैं, भगवान उनकी आंखें झुका देगा। ऐसे ही बातें करते करते रात बीत जाती है। भाग्यवान, तुम बच्चों के साथ यहीं रहना। मैं जरा कुछ खाने पाने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। शाम होने से पहले मनोहर आग जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और बच्चों की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही थी तो वो 2 रातें उसी पेड़ के नीचे बिता देते हैं। एक सुबह मनोहर का भाई सुरेश वहाँ से गुजरता है। सुरेश उन्हें वहाँ देखकर कहता है, अरे भाई मनोहर, तेरे इतने बुरे दिन आ गए कि ऐसी ठंड में भी तुझे एक पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। तू भाई, तुझे ऐसा देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। भैया, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा वक्त है, तुम हम पर हंस लो, कल हमारा वक्त भी आएगा। अरे साथ पर आ गए हो, फिर भी तुम्हें इतना घमंड है। चलो ठीक है, तुम सर्दी में ही मजे लो। मनोहर का भाई उनकी मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे वो सभी उदास हो जाते हैं। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं जरा कुछ काम देख कर आता हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना। मनोहर काम की तलाश में वहाँ से चल पड़ता है। वो यहाँ वहाँ काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। फिर मनोहर कहता है, हे भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मुझे बेघर भी कर दिया और अब मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। शाम हो गई है, बच्चे और निशा मेरा घर इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद मनोहर अपने परिवार की ओर चलने लगता है। मनोहर कुछ दूर चलता है कि उसे कुछ ही दूरी पर एक बुढ़िया मिलती है, जो कि एक लकड़ी का गट्ठर लेकर जा रही थी। परंतु उसके कमजोर शरीर के कारण वो अपनी मदद के लिए किसी को देख रही थी। सुनो बेटा, मेरी मदद करो, ये लकड़ियाँ मेरी कुटिया में पहुँचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। फिर क्या था, आखिर मनोहर भी तो यही चाहता था कि उसे कुछ काम मिले। मनोहर ने बिना देरी किए उस बुढ़िया से कहा, जी माँ, मैं अभी आपकी ये लकड़ी पहुँचा देता हूँ। इस प्रकार मनोहर वो लकड़ियाँ वहाँ पहुँचा कर आता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और ऐसा करके आखिरकार वो एक और शाम का खाना जुटा लेता है। इसके बाद वो अपने परिवार के पास जाता है। अजी, आ गए आप?
इसके बाद वे सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं और तभी वहाँ पर एक संत पहुँचते हैं और वो कहते हैं, अरे बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ बाबा, क्यों नहीं, आओ बैठो। मनोहर जो खाना अपने और अपने परिवार के लिए लाया था वो अब अपने बच्चों और उन संत महात्मा को खिला देता है और खुद कुछ नहीं खाता। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस संत को खाना दिया, वरना आजकल के ऐसे समाज में कोई किसी के लिए भी ऐसा नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? फिर मनोहर के साथ जो कुछ हुआ वो सब बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे? लेकिन तुम जैसा ईमानदार और निस्वार्थ पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयालु भावना से प्रभावित हो गया, इसलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। फिर वो संत अपने शक्ति से एक जादुई छड़ी बनाते हैं और उसे मनोहर को दे देते हैं और कहते हैं, मनोहर बेटा, ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। तुम्हें जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तुम इससे मांग सकते हो, लेकिन याद रहे यह केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, अन्यथा यह कोई भी काम नहीं करेगी। अब क्या था, मनोहर की दुर्दशा बदल चुकी थी। मनोहर अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाता है। अब उसके पास सब कुछ था और अब वह लोगों की काफी मदद करने लगा। धीरे धीरे वो अपने भाई से भी ज्यादा धनवान हो गया। इधर मनोहर के भैया और भाभी उसकी सफलता से चिढ़ने लगे। अरे भाग्यवान, कुछ दिन पहले तो ये मनोहर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा था। अब इसके हाथ ऐसा क्या लग गया कि यह दिन ब दिन धनवान होता जा रहा है। इस प्रकार से वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में पहले से भी भयानक वर्षा होने लगती है और ये वर्षा कई दिनों तक चलती है। गांव में पानी भर चुका था और बहुत लोगों के तो घर भी बारिश में बह चुके थे। फिर कुछ गांव के लोग कहते हैं, जिनमें मनोहर का दोस्त और भाई भी शामिल थे, आखिर हमसे क्या गलती हो गई जो इंद्रदेव हमसे इतना नाराज है। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब तो मनोहर भैया ही हमारी मदद कर सकते हैं। इतना कहकर जैसे तैसे करके वे लोग मनोहर के घर पहुंचते हैं और मनोहर से अपनी मदद की गुहार लगाने लगते हैं। मनोहर पुरानी बातों को भुलाकर सब लोगों की मदद करता है। मनोहर का दोस्त, भाई और वे सभी गांव वाले ये देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, मनोहर भैया, हमें माफ कर दो। हमने बुरे वक्त में तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं की और उल्टा तुमको ही बेइज्जत किया। अरे नहीं भाइयों, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन एक वादा करो, आगे से हमेशा सभी ज़रूरतमंदों की मदद करोगे, ना कि उनकी बेइज्जती। फिर सभी गांव वाले मिलकर वादा करते हैं और आगे से सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।